बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज के ऊपर हम बात कर रहे थे कि द 3 स्टेप्स टू फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज, और इसमें एक चीज़ को ये याद रखिएगा, ये जो स्टेप्स हैं ये कोई लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब है कि ऐसा नहीं कि पहला स्टेप पूरा हो जाएगा तो दूसरा होगा फिर तीसरा होगा। सर्कुलर होती है ये, इट इज़ लेटरल, कि कभी आपको उधर जाना पड़ता है, कभी वापस आना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है। और ये जो है इट्स एक प्रैक्टिस है जिसके बाद इट बिकम्स अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन, जिसमें कि अल्लाह ताला की तौफीक से हम मामलात को ठीक कर सकते हैं। नई सिचुएशंस जब पेश आती हैं तो उसमें अगेन वी हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस। ये ऐसे ही जिस तरह से आपने अगर गाड़ी चलानी सीख ली है तो अब कोई और चीज़ अगर करने लगी हैं तो ऐसा नहीं कि वो जो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम बन चुका है गाड़ी में वो अब उधर भी काम आ जाएगा। यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस अगेन, उसको अपने ऑटोमेटिक सिस्टम में, ऑटोनमस सिस्टम में डालने की ज़रूरत है प्रैक्टिस के साथ। तो हम लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोसेस टुडे इंशाल्लाह। ये उम्मीद है कि आज हम इसको एक जगह तक पहुंचा लेंगे। हमने ये बात की थी, आपको याद होगा दैट हमारी जो प्रॉब्लम है, असल में जो प्रॉब्लम है वो ये कि स्टिमुलस और रिस्पांस, जैसे ही एक स्टिमुलस आता है हम उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और फिर व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट वाज कि अगर हमको जो चीज़ ज़रूरत है वो ये कि इसमें एक वक्फा देकर, तो इसमें ये 3 चीज़ें जिसको मैंने 3 स्टेप्स कहा है या 3 फिनोमेना कह लें आप इन्हें, अवेयरनेस, सिचुएशन की अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयरनेस, अलाइनमेंट, अपने मकसद से अलाइनमेंट, अपनी वैल्यूज़ से अलाइनमेंट, अपने प्रिंसिपल से अलाइनमेंट, ये हमने कर ली है। और नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड स्टेप विच इज़ एक्शन। एक्शन, ये जो एक्शन का प्रोसेस है इसमें मैं अभी ये देख रहा था कि ये गलती हो गई है यहाँ पे मेरे से। ये चूजिंग माई रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्डिंग होना चाहिए। एक्शन का मतलब, तो अब चूजिंग तो हमने कर लिया अलाइनमेंट में, अवेयरनेस की बेसिस पर अलाइनमेंट की है, और अलाइनमेंट की बेसिस पर अब हमने रिस्पॉन्ड करना है। तो इस रिस्पॉन्ड करने में बाज़ औक़ात एक प्रॉब्लम आती है जी, मैं उसका ज़िक्र करूँगा आज। वो प्रॉब्लम ये आती है कि आपने सबसे पहले ये सोचना है कि जो आपने अपने अलाइनमेंट के अंदर चॉइस की है रिस्पॉन्स की, डू यू फील रिलक्टेंट इन गोइंग थ्रू विद द एक्शन विच इज़ अलाइंड टू योर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़? क्या उसमें कोई रिलक्टेंस है? अगर रिलक्टेंस नहीं है तो फिर बस ठीक है। लेकिन आपको ज़िंदगी में बहरहाल ऐसी सिचुएशन लाज़िमन पेश आएगी और आती रहती है कि जिसमें रिलक्टेंस होती है। और बाकी का जो इस पे ये टॉपिक है ये उससे रिलेटेड है। यानी आपको एक एक्शन है, आपको लगता है कि मैंने ठीक काम जो है, जो मैंने समझा है कि अपनी वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल्स, अपने मकसद के मुताबिक है, वो मैं कर रहा हूँ और उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई मर्तबा वो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। वो जो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है उसकी कुछ सूरतें हैं जी। इज़ योर रिलक्टेंस बेस्ड ऑन एनी कन्फ्यूजन अबाउट व्हाट इज़ राइट? अगर तो ये मसला है तो अलाइनमेंट का मसला है। फिर से उसमें वापस जाएं और देखें कि क्या वाकई मैंने ठीक तरह से अलाइन कर लिया, हैव आई डिसाइडेड करेक्टली। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इज़ योर रिलक्टेंस बेस्ड ऑन मॉरली जस्टिफाइबल अदर रीजंस, फॉर एग्जांपल द मेंटल और इमोशनल स्टेट ऑफ अदर्स। मिसाल के तौर पर आपको ये लगता है कि ये जो बात है, बात ठीक तो ये है लेकिन अभी जो जज्बात की कैफियत पैदा हुई भी है उसमें ये बतानी बेफ़ायदा है, ये हिकमत का तकाजा ये कि अभी रोक ली जाए बात। तो दिस इज समथिंग विच यू आर बेसिकली डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रिसेप्टिविटी ऑफ द अदर पार्टी। फॉर इंस्टेंस, आपको किसी बच्चे ने ऐसा सवाल कर लिया जो आपके ख्याल में उसकी जो स्टेज ऑफ लर्निंग है उससे रिलेट नहीं करता है, अभी उसको ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ सकती। तो हो सकता है कि आप उसको एक घुमा के कोई हल्का सा, कोई छोटा सा जवाब दे दें, वो पूरी बात ना बताएं। यानी जो आपके प्रिंसिपल्स के ऐन मुताबिक होनी चाहिए वो नहीं हो रहा मामला। और एक इसकी सूरत ये होती है कि जिसको हम कहते हैं कि इज़ योर रिलक्टेंस बेस्ड ऑन योर फियर्स अबाउट द पॉसिबल आउटकम्स। आपको याद होगा कि हमने जब अलाइनमेंट की बात की थी तो ये कहा था कि आउटकम्स के बारे में सोचने के बजाय अपने प्रिंसिपल्स के बारे में सोचें। लेकिन इंसान, जाहिर है,
ये एक उसकी प्रॉब्लम है कि वो जैसे ही कोई एक्शन करता है तो उसके जहन में ये होता है और उसको ये पता होता है कि इस एक्शन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर, जब मैंने जिस इमोशनल इंटेलिजेंस का मॉडल पढ़ा था, उसमें ये बात कि मैं पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, अपने एक्शंस के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। इसमें कोई शक नहीं, यानी एक्शन शुड नेवर बी बेस्ड ऑन what might happen, because that is not in your control. Action should be based on your principles and your values and your purpose. But possible consequences तो होने हैं, उसके कभी अच्छे होने हैं, कोई बुरे होने हैं। यही तो वो है ना जो आपको याद होगा, रीते और काकिया, जो हमने पढ़ा था जो हरकुलीस जब निकलता है तो उसको वर्च्यू की गॉडेस और जो वाइस की गॉडेस मिलती हैं, तो वो बताती हैं कि वो कॉन्सिक्वेंसेस ही तो हैं जिनसे वो वर्गलाते हैं। जो वर्च्यू के ख़िलाफ़ और वाइस के हक़ में वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन बाज़ कॉन्सिक्वेंसेस वो होते हैं जो हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस से रिलेट कर रहे होते हैं। मैं खुद डेवलप कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली, आई एम गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। उसमें मेरे फियर्स बदलते हैं। मैं वो उन कॉन्सिक्वेंसेस को कि जो जिनको मैं आज बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, हो सकता है कि आज से कोई 20 साल पहले तक वो मेरे लिए सोचने की पोजीशन में ना हूँ मैं। यानी वो स्टेज ऐसी होती है डेवलपमेंट की। तो वो क्या, आपका रिलक्टेंस जो है वो क्या आपके फियर्स या पॉसिबल आउटकम से रिलेटेड है? अगर ये पॉसिबल आउटकम से रिलेटेड फियर्स है ना जी, तो ये आम तौर पर दो किस्म के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिधर मेरी डिज़ायर, जो वट एवर आई एम विशिंग फॉर, दैट इज़ जेपरडाइज्ड, उसमें रुकावट आ जाए। मुझे लगता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये मिल जाए, ये पोजीशन मिल जाए, ये तरक्की मिल जाए, ये प्रमोशन मिल जाए, और अगर मैं सच्ची बात कर दूंगा तो ये मेरी डिज़ायर के ख़िलाफ़ है बात। यानी वो जो कॉस्ट है वो इट हिट्स माई डिज़ायर्स, इट हिट्स माई विशेज़, इट हिट्स माई माई सॉर्ट ऑफ एम्बिशंस। और दूसरी सूरत वो होती है कि इट हिट्स योर सेल्फ इमेज। आपका अपना एक सेल्फ इमेज है, और अगर वो सेल्फ, मिसाल के तौर पर आप अपने आप को एक अच्छा दोस्त समझते हैं, तो इस सेल्फ इमेज को ख़राब कर देगी वो चीज़। आप अपने आप को एक अच्छा भाई समझते हैं, आप अपने आप को एक अच्छा बेटा समझते हैं। मैं अगर अपनी वालदा से ये कह दूंगा कि यहाँ पर उन्होंने ठीक नहीं किया मामला, तो ये तो मेरा अच्छा इमेज जो है, जो मैंने बनाया हुआ है, वो उस इमेज के ख़िलाफ़ हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द फियर अबाउट? इसके अंदर हम जिस तहकीक में पढ़ते हैं, या जिस तहकीक को मैं कोशिश करता हूँ कि हेल्प करने की अपने क्लाइंट्स में, वो ये है कि अपने फियर्स को स्पेसिफाई करें। आपका फियर है क्या? मिसाल के तौर पर फियर ये है कि मेरा दोस्त जो है मुझसे नालाँ हो जाएगा, वो ये समझेगा कि मैं कोई अच्छा दोस्त नहीं हूँ। ये मेरा फियर है। अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँगा तो कि मैं, मुझे ये बात नहीं मालूम है, तो लोग जो बैठे हुए हैं मेरी बात सुनने के लिए तवज्जो से, वो सोचेंगे कि यार इसको तो कुछ भी नहीं पता, यानी फिर क्या ज़रूरत है इसकी बात सुनने की। ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये मेरे फियर्स हैं, ये वो मेरे सेल्फ इमेज से रिलेटेड फियर्स हैं। यानी कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो ये मेरी उस इमेज को ख़राब कर देगी चीज़, कि जो मैंने बचा के रखना है। और ये इसको इसको कोई मामूली चीज़ ना समझिए। यानी ये जो साइकोलॉजी के अंदर जो इंसान की साइकी है, उसके अंदर सेल्फ इमेज का ख़राब होना या सेल्फ इमेज का बिगड़ना, ये वैसे ही है जैसे इंसान की जान चली जाए। यानी मेरा सेल्फ इमेज फौत हो गया है, ये ऐसे ही जैसे मैं, माई सेल्फ हैज़ डाइड। ठीक है जी, ये माई साइकोलॉजिकल सेल्फ हैज़ एक्चुअली डाइड। ये मैं उसको ख़तरे में डाल देता हूँ इस मौके पर। तो इसलिए दिस बिकम्स अ बिग हिंड्रेंस। आप जो चीज़ ठीक समझ रहे होते हैं, वो कर नहीं पा रहे होते हैं, उसके अंदर आपका जो सेल्फ इमेज है, दैट इज़ अ बिग, अ बिग हिंड्रेंस, कि अगर मैं उसको बचा रहा हूँ उन उन फियर्स को और वरीज़ को, कि अगर ये मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसको स्पेसिफाई करना है। यानी उसको आप लिस्ट बना लें कि अगर मैं ये करूं, करना तो ये चाहिए, मेरे से ये हो नहीं रहा, कर मैं ये रहा हूं, अगर मैं वो करूं जो करना चाहिए तो क्या हो सकता है। मैंने उसको एक लिस्ट बना के लिख लेना है, वो क्या हो सकता है। जब आप वो लिखते हैं तो उससे आपको एक चीज़ पता चलती है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। यानी आपने एक, यूँ समझ लें कि एक्सेलरेटर में पैर दिया हुआ है,
ये बताने के लिए कि आई वॉन्ट टू लिव अ प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ, बट एट दिस मोमेंट वॉट इज़ हैपनिंग इज़ दैट एक पैर आपका एक्सेलरेटर पे है और एक पैर आपका ब्रेक पे है, कि मैं वो चाहता हूँ कि वो करूँ, लेकिन मेरी अपनी एक जो अपने आप को सेफ गार्ड करने की जो कह लें आपके इंस्टिंक्ट है, अपनी जान बचाने की जो इंस्टिंक्ट है, अपने सेल्फ इमेज को बचाने की जो इंस्टिंक्ट है, वो उसके साथ भी तो मेरी पूरी कमिटमेंट है ना। तो उस हिडन, और वो कमिटमेंट मेरे सामने नहीं है, असल में मेरे सामने नहीं है। ठीक है जी, मैं वो ये जानता हूँ, मैं उनको फियर से मैंने अब समझना शुरू किया है, इन फियर से समझना शुरू किया है, ये समझना है आपने। तो मैं उन हिडन कमिटमेंट्स को अनकवर कर पाता हूँ, यानी अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। मिसाल के तौर पर आई वॉन्ट टू, मैं पूरी तरह से ये कमिटेड हूँ दैट आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ वेरी रिलायबल फ्रेंड। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस इमेज। इसकी प्रोटेक्शन में मैं अपने, यूँ समझ लें कि अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ चला जाता हूँ कभी कभी। और आखिरी चीज़ इसमें ये होती है, ये निकाला जाए कि ये जो मेरा सेल्फ इमेज की प्रोटेक्शन है, जिसमें मैं अपनी हिडन कमिटमेंट्स रखता हूँ, जब ये सामने आ जाती हैं, जो समझ लें कि एवरी फियर दैट यू विल नोट डाउन, उस फियर से एक कॉरस्पॉन्डिंग हिडन कमिटमेंट निकल आएगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि फियर ये है कि लोग मुझे, मेरे दोस्त मुझे, मेरे से नाला हो जाएंगे, मुझे ट्रस्ट वर्दी नहीं समझेंगे। तो मेरी हिडन कमिटमेंट फिर ये होगी दैट आई एम टोटली कमिटेड टू प्रूव माई सेल्फ एज अ रिलायबल फ्रेंड। ठीक है जी, आई एम टोटली कमिटेड टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम अपेयरिंग एज एन इग्नोरेंट पर्सन। ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये मेरी वो कमिटमेंट्स हैं, और इनके पीछे कुछ अजम्पशंस और बिलीफ्स हैं मेरे। मिसाल के तौर पर, अच्छा दोस्त वो होता है कि जो अपने दोस्त का साथ दे। अच्छा दोस्त वो होना ज़रूरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल्स पे खड़ा हो। अच्छा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त का साथ दे। ये मेरी अजम्पशन है फिर मेरे पीछे। वो मैंने अजम्पशंस कैसे बनाई हैं, ये बिलीव्स कैसे बने हैं, ये खुद सोसाइटी से मैंने, आई हैव पिक्ड देम अप एंड आई हैव मेड देम इनटू, हैव अडॉप्टेड देम एंड आई हैव मेरी मेरी इंटरनलाइजेशन हो गई हुई है उन बिलीव्स की। या मिसाल के तौर पर ये बात कि एक अच्छा प्रेजेंटर वो होता है कि जिसको हर सवाल का जवाब पता हो, वो इमीडिएटली जवाब दे सकता हो। अगर ये मेरी अजम्पशन है, तो फिर मैं इस अजम्पशन की बेसिस पर वो फियर में मुब्तला हो जाता हूँ। तो ये अजम्पशंस टेस्ट की जाती हैं फिर। तो दिस इज़ द फाइनल स्टेज, कि जिसके बारे में मैंने आपको, आपने पहले भी सुना होगा, मैं इसका जिक्र करता रहता हूँ कभी कभी। इम्यूनिटी टू चेंज का जो हम करते हैं, मैप बनाते हैं पहले और फिर उसके ऊपर एक्सरसाइज करवाते हैं कि ये इसकी अजम्पशंस को ओवरकम किया जाए। इंडिविजुअली भी होता है ये और ग्रुप में भी होता है। हमने ग्रुप में किया था, अनफॉर्चुनेटली वो बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई हैं कि रुकावट आ गई थोड़ी सी। तो ये हमारी एक्शन की स्टेज है। वंस वी ओवरकम दिस, तो फिर यूँ समझ लें कि ये जो रुकावट आई थी, जब हम इसको ओवरकम करते हैं, तो असल में सिर्फ ये रुकावट नहीं ओवरकम होती, वी एक्चुअली प्रोग्रेस इन लाइफ, वी बिकम स्ट्रोंगर, वी ग्रो। हम साइकोलॉजिकली ग्रो करते हैं इसके नतीजे में। तो ये, और ये जो ग्रोथ है ज़िंदगी में, ये बेसिकली इन्हीं दो चीज़ों से होती है। बच्चों की भी अगर आप देखेंगे तो असल में ज़िंदगी में चैलेंजेस और सपोर्ट, यानी इनका एक बैलेंस चल रहा होता है। ज़िंदगी उनको चैलेंजेस देती है, माँ बाप की तरफ से सपोर्ट आती है। अगर सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो बच्चा डेवलप नहीं करता, अगर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी डेवलप नहीं करता, मुश्किल हो जाती है डेवलपमेंट। लेकिन अगर एक ठीक उसकी प्रोपोर्शन रहे, चैलेंजेस और सपोर्ट थी, तो इसके नतीजे में द चाइल्ड कैन ईजिली डेवलप नेचुरल स्पीड पे अपनी। तो ये हमारी 3 स्टेप्स हैं जी। इनमें से ये तीसरा स्टेप जो है, ये आपको पेश आ जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि ये अभी तक नहीं आया तो इसका मतलब है नहीं आएगा। अगर आप ज़िंदगी पर गौर करेंगे तो ये आ भी चुका है और आता भी रहेगा। जिधर आपको पता था कि ठीक चीज़ क्या है, बट यू कुड नॉट develop the strength in your, in an inner strength to go through with that। और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि यानी आपकी कमिटमेंट वैल्यूज से कम है या अपने प्रिंसिपल से कम है। इसकी वजह ये थी कि वो जो दोनों एक्सेलरेटर और ब्रेक है, दोनों की स्पीड, दोनों, यानी वो पूरा चल रहा था, इंजन फुल स्पीड पे चल रहा था, लेकिन गाड़ी आगे मूव नहीं कर रही, क्योंकि वो एक तरफ जो है वो ये कह रही है कि प्रिंसिपल पे खड़े हो, और दूसरी तरफ ये कह रही है कि अपनी जो हिडन कमिटमेंट्स हैं, जिनको हम इस एक्सरसाइज से निकालते हैं, उनको बचाओ, बिकॉज दे विल एक्चुअली डिस्ट्रॉय यू। व्हेन आई से डिस्ट्रॉय योर सेल्फ इमेज, तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, तो इट इज़ एक्चुअली अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग।
द साइकी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ये इसके चंद एस्पेक्ट्स थे जिनको मेरा ख्याल है कि हमें समझना चाहिए। इसके नतीजे में अगर हम ये समझ लेते हैं तो आम तौर पे बड़ी सिंपल सी बात हम कर देते हैं कि अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी जो विल पावर है वो वीक है। हकीकत ये नहीं होती कि सिर्फ विल पावर वीक होती है, विल पावर के आगे कुछ हमारी कमिटमेंट्स हैं जो रुकावट डाल रही होती हैं, और वो हम सब के अंदर होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर होती हैं और किसी कुछ चीज़ों में आपके पास नहीं है, वही दूसरे आदमी के लिए वो मसला बन जाती हैं जो आपके लिए मसला नहीं होती। इसलिए बिकॉज वी डोंट हैव द प्रॉब्लम्स तो हम ये समझते हैं कि दूसरा वीक है। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ वीकनेस, इट इज़ अ मैटर ऑफ लुकिंग एट लाइफ थ्रू अ पर्टिकुलर लेंस। तो ये है जी हमारे 3 स्टेप्स। मैं इससे आगे जो हम चल रहे हैं, मेरी गुजारिश ये होगी कि आपने कोशिश करनी है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको कॉन्शियसली अडॉप्ट करें। और ये जो अगला हफ्ता है इसमें ये तीनों जो सेशंस थे इनको अच्छी तरह से देख लें। मैं कोशिश करूँगा कि मुश्किल है क्योंकि कुछ चीज़ें इन लाइन आई हुई हैं, वरना इनको मैं लिख भी दूँगा जल्दी। आई विल पुट देम इन राइटिंग एज़ वेल ताकि आपके लिए ये रेफरेंसेस आसान हो जाएँ लेने। Once we are done with that, but in next week's session, what I would like you to do is to bring in your experiences. अपने experiences को share करें कि जिधर आपको महसूस होता है कि हमारे लिए मैंने वो पॉज दिया, उस पॉज में अपनी सेल्फ अवेयरनेस को कैसे बेहतर किया, अपनी अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन को कैसे बेहतर देखा, और फिर उसके बाद अलाइन कैसे किया, और फिर एक्ट क्या किया, और एक्ट क्या कर दिया या उसमें रिलक्टेंस थी। तो इन सारे ही एस्पेक्ट्स को आपने नोट करना है एंड देन वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू जी। मैं इधर ही अपनी बात रोक रहा हूँ जी। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते आपके एक्सपीरियंसेस लेंगे और फिर वील मूव फॉरवर्ड। अगले 1-2 हफ्ते भी हो सकता है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपने ज़हन में रखना है, यू कैन टेक इट ईजी।